बांग्लादेश का आम चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि उन्होंने देश की राजनीति में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदू समुदाय की भूमिका, स्वीकार्यता और सीमाओं को भी उजागर किया है। 300 सदस्यीय जातीय संसद के चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने जबरदस्त बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है, लेकिन इस चुनाव का एक महत्वपूर्ण पहलू ये रहा कि कुल 79 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के बावजूद केवल 3 हिंदू प्रत्याशी ही संसद तक पहुंच सके और तीनों ही बीएनपी के टिकट पर जीते, जिससे ये साफ हो गया कि बांग्लादेश की मुख्य धारा की राजनीति में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व अब भी सीमित है और वह काफ़ी हद तक बड़ी पार्टियों की रणनीति पर निर्भर करता है। इन तीनों में सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली नाम गायेश्वर चंद रॉय का है, जो ढाका 3 सीट से विजयी हुए हैं। वे 1980 के दशक से बीएनपी की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, पार्टी की स्थायी समिति के सदस्य रह चुके हैं और इससे पहले वे मत्स्य एवं पशुपालन तथा पर्यावरण जैसे मंत्रालयों में राज्य मंत्री की भूमिका निभा चुके हैं। गायेश्वर रॉय का पारिवारिक बैकग्राउंड एक पारंपरिक बंगाली हिंदू परिवार से जुड़ा है, जिनकी जड़ें विभाजन से पहले के पूर्वी बंगाल में रही हैं। उनका परिवार शिक्षा और सामाजिक सेवा से जुड़ा रहा है और यही कारण है कि उन्हें शहरी मध्य वर्ग के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय का भरोसा भी मिला है। उनकी जीत इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि ढाका 3 मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ उनकी सफलता ये दिखाती है कि अनुभवी नेतृत्व, संगठन की मजबूती और व्यक्तिगत छवि के दम पर धार्मिक पहचान की सीमाएं भी टूट सकती हैं। भारत के साथ उनके संबंधों की बात करें तो वे लंबे समय से भारत बांग्लादेश सांस्कृतिक संवाद और धार्मिक सह अस्तित्व की बात करते रहे हैं। हालांकि वे कूटनीतिक रूप से खुद को राष्ट्रवादी बीएनपी लाइन में ही रखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जीत निताई रॉय चौधरी की रही, जिन्होंने मगुरा 2 सीट से भारी मतों से चुनाव जीता। वे पिछले 2 दशकों से सक्रिय राजनीति में हैं, बीएनपी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और जमीनी संगठनकर्ता के रूप में उनकी पहचान रही है। निताई रॉय चौधरी का पारिवारिक बैकग्राउंड ग्रामीण बंगाल से जुड़ा है, जहां उनका परिवार लंबे समय से कृषि और स्थानीय सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है। इसी कारण उन्हें किसानों और ग्रामीण मतदाताओं के बीच मजबूत समर्थन मिला। उनकी जीत को केवल हिंदू उम्मीदवार की जीत के रूप में नहीं, बल्कि स्थानीय विकास, सड़क, बिजली, कृषि जैसे मुद्दों पर केंद्रित राजनीति की जीत माना जा रहा है। भारत के संदर्भ में वे खुलकर भारत बांग्लादेश व्यापार, सीमा पर मानवीय मुद्दों और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने की बात करते हैं, जिससे उन्हें सीमावर्ती इलाकों में भी स्वीकार्यता मिली है। तीसरे विजेता दीपेन दीवान हैं, जो पेशे से वकील हैं और रंगामाटी जैसी जटिल और संवेदनशील पहाड़ी सीट से जीत कर आए हैं। वे अपेक्षाकृत युवा और नई पीढ़ी के नेता माने जाते हैं, जिन्होंने भूमि अधिकार, मानवाधिकार और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यकों और आदिवासी समुदायों के मुद्दों पर लगातार काम किया है। दीपेन दीवान का पारिवारिक बैकग्राउंड शिक्षा मध्यम वर्ग से जुड़ा है और उनका परिवार लंबे समय से कानून और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहा है। उनकी जीत ये संकेत देती है कि अगर स्थानीय मुद्दों पर भरोसेमंद नेतृत्व उभरे तो अल्पसंख्यक और बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों में भी चुनावी सफलता संभव है। भारत के साथ उनके संबंध सांस्कृतिक और कानूनी संवाद तक सीमित रहे हैं, विशेषकर पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर। दूसरी ओर इस चुनाव का एक दिलचस्प और प्रतीकात्मक पहलू ये रहा कि जमात इस्लामी ने पहली बार हिंदू उम्मीदवार कृष्ण नंदी को टिकट दिया, जो खुलाना 1 सीट से चुनाव मैदान में उतरे। हालांकि वे जीत दर्ज नहीं कर सके। कृष्णा नंदी का चयन जमात की एक रणनीतिक कोशिश मानी गई, जिसके जरिए पार्टी ये संदेश देना चाहती थी कि वह केवल एक कट्टर इस्लामी दल नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यकों को भी राजनीतिक भागीदारी देने को तैयार है। उनका पारिवारिक बैकग्राउंड स्थानीय व्यापार और सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहा है और वे क्षेत्र में एक परिचित चेहरा थे, लेकिन जमात की वैचारिक छवि और अल्पसंख्यक समुदाय में उनके प्रति अविश्वास के कारण उन्हें व्यापक हिंदू समर्थन नहीं मिल सका, जबकि मुस्लिम मतों का एक बड़ा हिस्सा भी बीएनपी की ओर शिफ्ट हो गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जमात की ओर से हिंदू उम्मीदवार को टिकट देना अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक आलोचनाओं के जवाब में एक संदेशात्मक कदम था, ताकि वो खुद को अधिक समावेशी दिखा सके, लेकिन जमीनी स्तर पर यह प्रयोग सफल नहीं हो पाया। बांग्लादेश में हिंदू आबादी कुल जनसंख्या का करीब 8 से 10% मानी जाती है और माना जाता है कि ये समुदाय सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से 30 से 40 संसदीय सीटों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मुकाबला बेहद करीब होता है।
पिछली शेख हसीना सरकार के दौर में भी संसद में हिंदू सांसद मौजूद थे, लेकिन उनकी संख्या सीमित रही और वे प्रायः सत्ता के केंद्र में निर्णायक भूमिका निभाते नजर नहीं आए। ऐसे में 2026 में 3 हिंदू सांसदों की जीत भले ही संख्यात्मक रूप से छोटी लगे, लेकिन रणनीतिक और प्रतीकात्मक रूप से इसका महत्व बड़ा है, क्योंकि ये दिखाता है कि बांग्लादेश की राजनीति में अल्पसंख्यक नेतृत्व तभी प्रभावी बन सकता है जब उसे मजबूत पार्टी समर्थन, स्थानीय मुद्दों की समझ, स्वीकार्य सामाजिक छवि और संतुलित भारत बांग्लादेश संबंधों की स्पष्ट दृष्टि के साथ आगे बढ़ाया जाए। और यही कारण है कि यह चुनाव आने वाले वर्षों में अल्पसंख्यक राजनीति की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें।